नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसका नाम आपने हजारों बार सुना है, लेकिन शायद उसकी असली कहानी उतनी गहराई से नहीं जानी। यह कहानी है वीजा की, एक ऐसी कंपनी की जिसने केवल पेमेंट्स को आसान नहीं बनाया बल्कि पूरी दुनिया में कॉमर्स करने का तरीका बदल दिया। सोचिए, एक समय था जब लोगों को कुछ खरीदने के लिए कैश साथ रखना पड़ता था, बैंक जाना पड़ता था, टेलर के सामने खड़ा होना पड़ता था। पेमेंट करना एक सिंपल काम नहीं बल्कि एक प्रक्रिया थी। फिर एक आइडिया आया, क्या ऑर्डिनरी लोग बिना कैश के बाय नाउ एंड पे लेटर कर सकते हैं? यहीं से कहानी शुरू होती है। 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ने कैलिफोर्निया में बैंक अमेरिकार्ड लॉन्च किया। यह एक सिंपल प्लास्टिक कार्ड था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था। विजन ये था कि लोग कैश के बिना भी ट्रांजैक्शंस कर सकें। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। फ्रॉड था, ऑपरेशनल एरर्स थे, मर्चेंट्स कंफ्यूज थे, सिस्टम मेसी था। आइडिया पावरफुल था, लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत फ्रिक्शन थी। फिर आते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, डी हॉक। 1960 के दशक में उन्होंने इस पूरे मॉडल को फिर से डिजाइन करने में मदद की। सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि अलग अलग बैंक्स एक कॉमन सिस्टम के तहत कैसे काम करें। डी हॉक ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने में योगदान दिया जहां हजारों बैंक्स कॉमन रूल्स, शेयर्ड स्टैंडर्ड्स और एक कॉमन ब्रांड के नीचे इंटरऑपरेट कर सकें। यही वह मोमेंट था जहां वीजा की असली फाउंडेशन रखी गई। फिर 1976 में बैंक अमेरिकार्ड का नाम बदलकर वीजा कर दिया गया। नाम भी ऐसा जो पासपोर्ट जैसा फील देता था, एक ऐसा नाम जो एक्सेप्टेंस, ट्रैवल, ट्रस्ट और ग्लोबल रीच का संकेत दे। यह केवल रीब्रांडिंग नहीं थी, यह एम्बिशन का अनाउंसमेंट था। मैसेज साफ था, यह सिस्टम लोकल नहीं रहेगा, ग्लोबल बनेगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, वीजा की कहानी किसी एक गैजेट या एक कार्ड की कहानी नहीं है। यह गवर्नेंस की कहानी है, यह रूल्स की कहानी है, यह ट्रस्ट की कहानी है। वीजा ने ऐसा नेटवर्क बनाया जहां कंपेटिटर्स भी कोऑपरेट कर सकें, बैंक्स और प्रोसेसर्स शेयर्ड रेल्स पर साथ काम करें और फिर उन्हीं रेल्स के ऊपर प्रोडक्ट्स और प्राइसेस में कम्पीट करें। यही वीजा की जीनियस थी। अब सवाल है, यह नेटवर्क इतना बड़ा कैसे बना? आंसर है नेटवर्क इफेक्ट्स। जितने ज्यादा कार्ड होल्डर्स आए उतने ज्यादा मर्चेंट्स जुड़े, जितने ज्यादा मर्चेंट्स जुड़े कार्ड्स उतने यूजफुल बन गए, कार्ड्स जितने यूजफुल हुए उतने ज्यादा इशुअर्स और एक्वायरर्स आए, और जब इकोनॉमिक्स बेहतर हुई तब टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। यही चक्र वीजा की ग्रोथ को फ्यूल करता गया। फिर आया वीजा नेट, कंपनी का ग्लोबल प्रोसेसिंग बैकबोन। यह वही इनविजिबल सिस्टम है जो दुनिया भर में ट्रांजैक्शंस को स्पीड और रिलायबिलिटी देता है। जब आप कार्ड टैप करते हैं या ऑनलाइन क्लिक करके पेमेंट करते हैं, तब कुछ मिली सेकेंड्स में बहुत कुछ होता है। टोकनाइजेशन, ऑथराइजेशन, फ्रॉड स्कोरिंग, सेटलमेंट। लेकिन यूजर को क्या महसूस होता है? बस इतना, पेमेंट हो गया। और दोस्तों, यही सिंप्लिसिटी असली प्रोडक्ट है। आज वीजा का फुटप्रिंट 200 से अधिक कंट्रीज और टेरिटरीज में फैला हुआ है। यह लगभग 14,500 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ता है और यह 15 करोड़ से अधिक मर्चेंट लोकेशंस तक पहुंचता है। यानी वीजा सिर्फ एक कार्ड ब्रांड नहीं है, यह एवरीडे कॉमर्स की एक ग्लोबल यूटिलिटी बन चुका है। अब वीजा की मॉडर्न स्ट्रैटेजी को आसान भाषा में समझते हैं। वीजा की स्ट्रैटेजी 3 बड़ी लाइंस पर काम करती है। पहली लाइन है कोर बिजनेस को फोर्टिफाई और ग्रो करना, यानी क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वे हर जगह एक्सेप्ट हों, फास्ट काम करें और फ्रॉड कम हो। इसके लिए वीजा रिस्क टूल्स, टोकन्स, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और वाइडर एक्सेप्टेंस पर इन्वेस्टमेंट करता है। आज पेमेंट केवल मॉल्स या सुपरमार्केट्स में नहीं बल्कि स्ट्रीट स्टॉल्स, एप्स और सुपर एप्स तक पहुंच चुकी है। दूसरी लाइन है कार्ड से आगे मनी मूवमेंट को एक्सपैंड करना। यहीं पर आता है वीजा डायरेक्ट। अब वीजा केवल चेकआउट पेमेंट्स तक सीमित नहीं है, अब यह वेजेस, गिग अर्निंग्स, रिमिटेंसेस, इंश्योरेंस क्लेम्स और कई तरह के इंस्टेंट पेआउट्स को भी इनेबल करता है। यानी वीजा केवल पे नहीं करा रहा बल्कि सेंड भी करा रहा है। तीसरी लाइन है वैल्यू एडेड सर्विसेज को स्केल करना, यानी सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना ही नहीं बल्कि उसके आसपास सिक्योरिटी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डेटा टूल्स, मार्केटिंग टूल्स, आइडेंटिटी सर्विसेज और ओपन बैंकिंग कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड करना। मतलब वीजा का गोल सिर्फ पेमेंट्स चलाना नहीं बल्कि क्लाइंट्स को यह भी हेल्प करना है कि वे ज्यादा बेचें और कम नुकसान उठाएं। अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं,
क्योंकि नंबर्स कहानी को सॉलिड बनाते हैं। फिस्कल 2024 में वीजा ने लगभग $35.9 बिलियन नेट रेवेन्यू रिपोर्ट किया। उसने 233.8 बिलियन नेटवर्क ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए और पेमेंट्स वॉल्यूम रही $13.2 ट्रिलियन। इसके बाद फिस्कल ईयर 2025 की तीसरी क्वार्टर तक भी ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड रही। रेवेन्यू बढ़ा, पेमेंट्स वॉल्यूम बढ़ा, प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शंस बढ़े और क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ने भी मजबूती दिखाई। ये नंबर्स यह बताते हैं कि वीजा केवल बड़ा नहीं है, वीजा डीपली एम्बेडेड है। अब लीडरशिप की बात करें। फरवरी 2023 से रायन मैकिनर्नी वीजा के सीईओ हैं। उनका विजन है कि वीजा एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बने, यानी लोग जिस भी सेफ पेमेंट मेथड का यूज करना चाहें, कार्ड्स, वॉलेट्स, रियल टाइम पेमेंट्स, वीजा उससे कनेक्ट हो और उसके ऊपर रिस्क और आइडेंटिटी की स्ट्रेंथ भी रहे। उनके लीडरशिप में वीजा एआई बेस्ड फ्रॉड टूल्स और जहां रेगुलेशन क्लियर हो वहां स्टेबल कॉइन रेल्स जैसी इनोवेशंस में भी रुचि दिखा रहा है। लेकिन साथ ही कंपनी प्रैक्टिकल भी बनी हुई है। उसका कोर मिशन अब भी वही है, एक ग्लोबल, रिलायबल, ऑलवेज ऑन पेमेंट स्विच चलाना। अब ध्यान दीजिए वीजा के असली ऑपरेटिंग मैजिक पर। यह मैजिक किसी एक फ्लैशी प्रोडक्ट में नहीं है, यह छोटी छोटी रिपीटेबल विंस में है। टोकनाइजेशन डेटा थेफ्ट कम करती है, कॉन्टैक्टलेस चेकआउट को तेज करती है, रिस्क मॉडल्स फॉल्स डिक्लाइंस कम करते हैं, एपीआईज और एसडीकेज नए मर्चेंट्स को जल्दी ऑनबोर्ड करते हैं, सुपर एप्स और मार्केट प्लेसेस को एनेबल किया जाता है, गिग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट दिया जाता है, हर छोटी फ्रिक्शन को थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है और यही स्मॉल इंप्रूवमेंट्स मिलकर ह्यूज कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। अब वीजा नए ज्योग्राफीज में भी अग्रेसिवली बिल्ड कर रहा है। उदाहरण के लिए अफ्रीका में वीजा ने 2025 में जोहानिसबर्ग में अपना पहला डेटा सेंटर खोला। यह केवल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन नहीं है, इसका मतलब है लोअर लेटेंसी, हायर रेजिलियंस, लोकल ट्रस्ट और डिजिटल पेमेंट्स के तेजी से बढ़ते इकोसिस्टम में डीपर प्रेजेंस। अब वीजा का स्वॉट बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं। वीजा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी अनमैच्ड ग्लोबल एक्सेप्टेंस। दूसरी स्ट्रेंथ है ट्रस्टेड ब्रांड इमेज। तीसरी स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग रिस्क प्रोसेसिंग और टोकनाइजेशन स्टैक। और चौथी स्ट्रेंथ है डाइवर्सिफाइड ग्रोथ, कंज्यूमर पेमेंट से लेकर क्रॉस बॉर्डर और वीजा डायरेक्ट जैसे न्यूअर फ्लोज तक। वीकनेसेस भी हैं, हर कंट्री में रेगुलेशन अलग है, प्राइसिंग डायनामिक्स अलग हैं, कई जगह वीजा पार्टनर्स पर डिपेंडेंट रहता है, क्रॉस बॉर्डर रेवेन्यू ट्रैवल साइकिल से जुड़ी होती है और कुछ मार्केट्स में यह परसेप्शन भी है कि वीजा कार्ड सेंट्रिक है, जबकि दुनिया अकाउंट टू अकाउंट मॉडल्स की तरफ भी जा रही है। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। रियल टाइम पे आउट्स, वॉलेट टोकनाइजेशन, आइडेंटिटी सर्विसेज, हाई ग्रोथ रीजन्स जैसे अफ्रीका और एशिया और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मॉडल, ये सब वीजा को फ्यूचर ग्रोथ दे सकते हैं। थ्रेट्स भी गंभीर हैं। इंडिया का यूपीआई जैसे लोकल पेमेंट सिस्टम्स कार्ड वॉल्यूम को शिफ्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन एक्सपेरिमेंट्स एज पर प्रेशर बना रहे हैं और रेगुलेटर्स इंटरचेंज, राउटिंग और डेटा रूल्स को बदल सकते हैं। वीजा की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट है न्यू फ्लोज बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सेल। पहले वीजा की कमाई मुख्य रूप से कंज्यूमर टू मर्चेंट स्पेंडिंग से आती थी, लेकिन अब वीजा डायरेक्ट बिलियंस ऑफ एलिजिबल कार्ड्स और अकाउंट्स तक इंस्टेंट पे आउट्स पहुंचा रहा है। गिग वर्कर्स, मार्केट प्लेस सेलर्स, रिमिटेंस यूजर्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवर्स सब इस नए फ्लो का हिस्सा हैं। इससे पता चलता है कि वीजा अब सिर्फ चेकआउट कंपनी नहीं रहा, यह ब्रॉडर मनी मूवमेंट प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। अब जरा इसे रियल लाइफ सीन्स में इमेजिन कीजिए। एक कम्यूटर मेट्रो गेट पर कार्ड टैप करता है, एक कुरियर अपनी शिफ्ट के बाद इंस्टेंट पे आउट पाता है, एक स्मॉल शॉप नायरोबी में टोकनाइज्ड रेल्स के थ्रू वॉलेट एक्सेप्ट करती है, एक टूरिस्ट फॉरेन स्टोर में पेमेंट करता है और नेटवर्क एक्स्ट्रा फ्रॉड चेक्स चलाता है, एक मर्चेंट डिस्प्यूट एपीआईज के थ्रू चार्जबैक रिजॉल्व करता है। इनमें कुछ भी ड्रामेटिक नहीं लगता, लेकिन इसी इनविजिबल एफिशिएंसी ने वीजा को इतना पावरफुल बनाया है। फिर भी चैलेंजेस कम नहीं हैं। लो कॉस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स तेजी से बढ़ रहे हैं, मर्चेंट्स लोअर कॉस्ट ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, रेगुलेटर्स लगातार पेमेंट इकोनॉमिक्स पर नजर रख रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन एक्सचेंज से प्रभावित हो सकता है। लेकिन वीजा का रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट है। जहां जरूरी हो नई रेल से कनेक्ट करो, फ्रॉड, कन्वर्जन और रिलायबिलिटी पर compete करो और ट्रस्ट को इंटैक्ट रखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, लेसन्स। पहला लेसन, केओस को ऑर्गेनाइज करो। वीजा की ताकत प्लास्टिक कार्ड में नहीं थी, उसकी ताकत रूल बुक और न्यूट्रल स्विच में थी। दूसरा लेसन,
नेटवर्क टाइनी फ्रिक्शंस हटाकर ग्रो होता है। हर छोटी इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाती है। तीसरा लेसन, केवल कम प्राइस पर कॉम्पीट मत करो। सेफ्टी, अप्रूवल रेट और फ्रॉड कंट्रोल भी ह्यूज वैल्यू क्रिएट करते हैं। चौथा लेसन, पुराने ट्रस्ट पर नए फ्लोज बिल्ड करो। वीजा डायरेक्ट इसलिए ग्रो करता है क्योंकि लोग रेल्स को पहले से जानते और मानते हैं। पांचवा लेसन, बैकबोन को लोकलाइज करो। जहां ग्रोथ है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड पर उतारो। छठा लेसन, डिसरप्शन को केवल थ्रेट मत समझो। कई बार वही डिसरप्शन फ्यूचर कनेक्शन का अवसर होता है। तो दोस्तों, वीजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हमेशा फ्लैशी आइडिया से नहीं बनती। कभी कभी वे रूल्स, ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और फ्रिक्शन रिमूवल के डिसिप्लिन कॉम्बिनेशन से बनती हैं। वीजा ने पेमेंट को एक्साइटिंग नहीं बनाया, उसने पेमेंट को एफर्टलेस बनाया और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। एक लोकल कार्ड एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई यह कहानी आज ग्लोबल यूटिलिटी बन चुकी है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे पेमेंट्स की दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे वीजा भी खुद को बदल रहा है। फास्टर रेल्स, ब्रॉडर फ्लोज, स्मार्टर रिस्क टूल्स और डीपर ग्लोबल रीच के साथ। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली स्टार्टअप स्टोरी या ब्रांड केस स्टडी आप किस पर चाहते हैं।